राजेश अपनी पत्नी लता, बेटे सुनील और बहू आशा के साथ शास्त्री नगर में रहता था। आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन, बहू, मेरी ये छड़ी टूट गई है, चलने में बड़ी परेशानी होती है। तू सुनील से कहकर नई छड़ी बनवा देना। सासू माँ, एक तो इतने खर्चे होते हैं और ऊपर से आपकी ये छड़ी खरीदने निकलेंगे तो 1-1.5 से तो कम की तो आएगी नहीं। और वैसे भी आपको कहीं आना जाना तो होता नहीं। इस टूटी हुई छड़ी से ही काम चला लीजिए, इसकी मरम्मत करवा देते हैं। आशा वहाँ से चली जाती है। तभी उनके पति राजेश जी वहाँ आ जाते हैं। तुम क्यों झूठी उम्मीद बांधती हो अपनी बहू से? लता, इतने सालों में इसने कभी भी हमारा सम्मान नहीं किया, आज क्या करेगी? तभी वहाँ उनका पोता रोहित आ जाता है। दादी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या बेटा? आपकी पुरानी छड़ी टूट गई थी ना, तो ये मैं अपनी कमाई से आपके लिए छड़ी लेकर आया हूँ। अब आप ये पुरानी छड़ी छोड़िए और ये वाली छड़ी हाथ में पकड़िए और ठाठ से चलिए। राजेश जी और लता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं कि कम से कम उनका पोता तो उनका सम्मान करता है। एक दिन सुनील अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, आपने हमारा पुराना वाला घर अभी तक क्यों रखा है? मैंने कितनी बार कहा है कि हमें वो घर बेच देना चाहिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं भी तो कितनी बार कह चुका हूँ कि वो घर मेरे जीते जी नहीं बिक सकता। वो हमारा पुश्तैनी घर है। ओफो पिताजी, कब तक इन पुश्तैनी घर को संभाल के रखेंगे? अब छोड़ भी दीजिए मोह माया। आपके पूजा पाठ के दिन है, कहाँ आप एक घर के मोह में लगे हुए हैं। घर का मोह नहीं है बेटा, कुछ चंद यादें हैं, उनका मोह है। पर तुम ये बात नहीं समझोगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। लता जी और राजेश जी अपने बहू बेटे के इस दुर्व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं। उनके बहू बेटे उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते थे। एक दिन जब रोहित घर आया तो देखता है कि उसकी माँ आशा अपनी सास को भला बुरा कह रही होती है। हाँ, दोनों ने तो हद कर रखी है, बस हर वक्त कोई ना कोई मांग रहती है आपकी। अरे बहू, मैंने तो बस इतना ही कहा कि तेरे ससुर जी को ठंडे पानी से नहाने में तकलीफ होती है, तो इनके लिए गर्म पानी कर दिया कर। अगर मेरे हाथ पाँव चल रहे होते ना, तो मैं ही कर देती, तुझसे ना कहती। हाथ पाँव तो अभी भी चलते हैं सासू माँ आपकी, बस आप चलाती नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि ये सब नाटक है आपका, ताकि सारा काम मुझे ही करना पड़े। आशा वहाँ से चली जाती है और रोहित अपनी दादी के साथ इतना दुर्व्यवहार होता देख गुस्से से तिल मिला जाता है। वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये तुम किस तरह से दादी से बात करती हो? अरे तुझे नहीं पता बेटा, उनके तो 50 नाटक रहते हैं। खैर तू ये सब छोड़, मुझे तुझसे एक बात करनी है, और वो भी खुशखबरी वाली। कैसी खुशखबरी माँ? अरे तेरे पिताजी ने अपने दोस्त की बेटी मेघा से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या मेघा से? माँ, पर हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेघा से शादी का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे नहीं सोचा तो अब सोच लेना। रोहित और मेघा बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मेघा, मुझे पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मैं तुम्हें एक बात अभी से बता देना चाहता हूँ। क्या रोहित? यही कि मेरी माँ एक अच्छी सास नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक अच्छी बहू नहीं है। पर रोहित, आंटी को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो तो बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। वो स्वभाव पता नहीं मेरे दादा दादी जी के लिए क्यों नहीं दिखता। उन्हें तो वो हर वक्त बुरा भला ही कहती रहती हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये पता चले कि वो ये बहुत गलत कर रही है। मैंने कुछ सोचा है जिससे माँ सही रास्ते पर आ सकती है। मेघा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी रोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मेघा और रोहित दोनों की शादी हो जाती है और मेघा अब आशा की बहू बनकर उनके घर आती है। बहू, ये देख, मैंने तेरे लिए ये हार बनवाया है। ये भी कोई हार है? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे डायमंड नेकलेस देंगी, पर ये क्या सस्ता सा हार पकड़ा दिया आपने मुझे। आशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो मेघा पर बरस पड़ती है। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी, मैं भी आपकी बहू हूँ, आप भी मुझे ये धमकी मत दीजिए। मेरे पिताजी वकील हैं, अगर आपने मुझ पर कोई भी अत्याचार किया ना, बस एक ही बारी में अंदर करवा दूंगी। हाँ। मेघा रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लता जी और रमेश जी देखते रह जाते हैं। मेघा कैसे अपनी सास को उन्हीं की भाषा में उनकी गलती का एहसास दिलाती है। आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उसका पति सुनील भी अपने माता पिता के साथ बड़ा ही रूखा व्यवहार करता था। अब उनके बेटे की शादी मेघा से हो गई है और हवा का रुख बदल रहा है। मेघा, चलो आओ, रसोई में आकर मेरे साथ रात का खाना बनाने में मेरी मदद करो। मम्मी जी, मैं अभी सीरियल देख रही हूँ, अभी तो शाम होने में भी टाइम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बहू, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मम्मी जी, शायद आपको सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा। आशा रसोई में जाकर सारा खाना खुद बनाती है और मेघा अपनी दादी सास ससुर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। आशा को बहुत गुस्सा आता है। आशा मेघा के पास जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। कैसी बहू हो तुम? सास खाना बना रही है और तुम यहाँ गप्पे मार रही हो। सासू माँ और ससुर जी को तो कोई काम नहीं होता, वो तो फ्री है, पर तुम्हें तो कल है ना। ये सुनकर मेघा भी आशा से बहस करने लगती है। मम्मी जी, ये आपके सास ससुर हैं, आप इनसे इज्जत से बात कीजिए, और हाँ, प्यार से बोलेंगी तो कुछ भी कर लूंगी, पर ऐसे रौब झाड़ेंगी ना तो भूल जाइए कि कोई काम करने वाली हूँ मैं। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी ही किस्मत फूटी है जो मुझे तेरे जैसी नालायक बहू मिली है। नहीं मम्मी जी, आपसे ज्यादा खराब किस्मत तो दादी सास की है, जिन्हें आप जैसी बहू मिली। आशा ये सुनकर तिल मिला उठती है। क्या कहा तुमने? आशा मेघा का हाथ पकड़ती है और कमरे से बाहर ले जा रही होती है। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और मेघा उसे देखकर रोने का नाटक करने लगती है। देखिए, देखिए आपकी माँ मुझ पर कैसा अत्याचार कर रही है। मैंने इनसे कहा कि सासू माँ, मैं खाना बना देती हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरा हाथ पकड़कर कैसे मुझे घसीट कर लेकर जा रही है। अरे बेटा, ये झूठ बोल रही है। बस करो माँ, मेघा कभी झूठ नहीं बोलती और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आप उसका हाथ पकड़कर उस पर अत्याचार कर रही हो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेघा मेरी पत्नी है, उसका मेरा साथ तो जीवन भर का है और मैं उसी का साथ दूंगा। गलती आपकी है, आप ही सुधर जाइए माँ। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। ये किस तरह से बात कर रहा है तू अपनी माँ से? पापा, आप तो रहने ही दीजिए। दादा दादी से आप किस तरह से बात करते हो देखा है मैंने। चलो मेघा। रोहित और मेघा वहाँ से चले जाते हैं। इस डायन ने तो मेरे बेटे पर कुछ जादू कर दिया है। देखो कैसे अपने माँ बाप से बात कर रहा है। एक दिन रोहित सुनील के पास आता है और कहता है, पापा, पिछले महीने आपने जो ये अपने कमरे के लिए नया एसी लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे इसमें तुझे क्या बताना? आपको बताना चाहिए पापा, अब मेरी शादी हो चुकी है, खर्चे बहुत हैं। आप तो रिटायर हो गए, मेरी कमाई पर घर चलता है, तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। और वैसे भी आप लोगों को एसी की क्या जरूरत थी, पंखा ही काफी था आप लोगों के लिए। आशा को याद आता है कि कैसे उसने अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव किया था। ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमने सासू माँ और ससुर जी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसीलिए हमारे बहू बेटे भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम सही कह रही हो आशा, हमने माँ और पिताजी के साथ बहुत गलत किया। रोहित उनकी बातें सुन लेता है और खुश हो जाता है। मेघा,
मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब हमें ये नाटक खत्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं, बस एक आखिरी बार नाटक और करना होगा ताकि ये दोनों दादा और दादी जी से अपने किए की माफी मांग ले। अगले दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी रोहित और मेघा वहाँ आते हैं। मम्मी मैं सोच रहा था, मतलब मैं और मेघा सोच रहे हैं कि मम्मी जी ये कहते हुए जरा शर्मा रहे हैं। मैं ही बता देती हूँ। हम सोच रहे थे कि आप दोनों को वृद्धाश्रम भेज दें। आशा और सुनील ये सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी उनकी दादी सास बोलती है, ये कैसी बातें कर रहा है रोहित अपने माँ बाप से? क्या अपने माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम भेजता है? क्यों दादी, आपको भी तो ये लोग वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देते रहते थे, तो आज इन्हें खुद ही चले जाना चाहिए। ये सुनकर सुनील और आशा शर्मिंदा हो जाते हैं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा। हाँ, हमें कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, चले जाते हैं हम। हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ और ससुर जी, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हाँ माँ जी, पिताजी, हमें माफ कर दीजिएगा। ये देखकर रोहित और मेघा खुश हो जाते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को वृद्धाश्रम भेजने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो मैं और मेघा नाटक कर रहे थे ताकि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो। आशा और सुनील को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं।